हमारी शान, हमारी पहचान, वो गमछा जिसे हम बड़ी शान से, बड़े गर्व से ओढ़ते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। मैं नहीं चाहता कि किसी भी फौजी का सर नीचे झुके, इसलिए मैं मूड़े पे खड़े होकर सर को ये पहनाना। जय हिंद श्रीमान कैडेट कीर्ति वत्स सर। सर मैं आकाशवाणी में काम करती हूँ, तो मैंने सुना है कि आकाशवाणी भी युद्ध क्षेत्र में रहता है। तो वहाँ पर मैंने ये सुना है कि पुलवामा में जो फौजी है उनकी जो मदद आम जनता भी बहुत करती है, वो किस तरह से करती है? और एक समय वहाँ पर ऐसा भी आया था कि खाने की किल्लत होने लगती है युद्ध के दौरान, तो वो कैसा अनुभव होता है और क्या उस समय हुआ था? मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स वहाँ पर सुनी है, लेकिन एक पूरी कहानी नहीं पता है, जो आप ही बता सकते हैं। अगर मेरे को सही से समझ आया कि जब फौजी लाइफ है वहाँ पे कभी कभी खाने की कमी होती है, जी यही सवाल है ना? जी सर, मैंने कुछ लोगों से वहाँ पे बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि बहुत बार जो आम जनता है वो वहाँ पे खाना बना के ऊपर पहाड़ों पे पहुँचाती है अगर फौजियों को नहीं मिल पाता। ओके, थैंक यू। तो जी देखिए ऐसे है, जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं, मैं मणिपुर में जब पोस्टेड था तो 2 बार ऐसे ऑपरेशन के लिए गया था जहाँ पे 14 दिन के लिए आपने बाहर रहना है जंगलों में, और जो कुछ आप अपनी पीठ पे लाद के ले जा सकते हो उतना ही ले जा सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बुलेट प्रूफ का वज़न उठाएं, एमुनिशन का वज़न उठाएं, और जो राइफ़ल है उसका वज़न उठाएं, और पानी तो मिल जाता है चश्मे वगैरह में, और खाना जो है कम से कम कैरी किया जाता है। और खाने में उस ऑपरेशन में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ आटा और अचार कैरी किया गया था कि आटे से चपाती बना लो, अचार से लगा के खा लो, और 14 दिन के बाद जब वापस आएंगे तब देखा जाएगा। तो ऐसे कई बार ऐसे होता है कि खाने की कमी पड़ जाए, जहाँ ऑपरेशन के दौरान खाना ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आजकल नए आए हैं मील्स रेडी टू ईट, MRI बोलते हैं, MRE, वो सिविल में मिलते हैं, वो जिसको पानी में उबालो तो तैयार हो जाता है। लेकिन हो सकता है किसी इलाके में किसी जगह पे ऐसा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मणिपुर की बात है, एक ऑपरेशन में गए, ऐसे रात को 11 बजे फ़ोन आया कि सर फलाने गांव में 40 अंडरग्राउंड्स हैं या इंसर्जेंट्स हैं, उस एरिया में इंसर्जेंट्स अंडरग्राउंड बोलते हैं। तो एकदम से जल्दी उठे, अपना आटा वाटा लिया, थोड़ी बहुत जो सब्जी थी वो ली, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्लानिंग हो नहीं पाई। तो हम लोग वहाँ से निकले, आटा था हमारे पास, तो सब्जी थी, प्याज थे, चीनी थी, ऐसे करके। और जब जाके कांटेक्ट हुआ उनसे, मैंने कहा था कि 10 बंदों का गांव जो था चोटी के ऊपर था, तो मैंने बोला मैं 10 बंदों की टीम लेके जल्दी भाग के वहाँ जाके हिट करूँगा, फिर वो टेररिस्ट नीचे भागेंगे, और नीचे मेरे कम से कम 20 टीम लगा रखी थी कि वो जब नीचे आएंगे तो वो उनको हिट करेंगे, जब उनके सामने एम्बुश में आ जाएंगे। तो मेरी 10 बंदों की टीम जब वो चोटी के ऊपर पहुँची, सुबह फायर स्टार्ट हुआ, फायर फाइट हुई, और वो जो इंसर्जेंट थे वो नीचे भागने की बजाय वो रिज के साथ साथ म्यांमार या बर्मा की तरफ भागने लगे, और हम उनका पीछा करने लगे। अभी क्या होता है कि ये जो ड्राई राशन कैरी कर रहे थे, तो ये ड्राई राशन, पानी जरूरी है इसको बनाने के लिए, लेकिन रिज के ऊपर पानी मिल नहीं रहा था। 3 दिन तक उनके पीछे चलते रहे, 3 या 4 बार इनकाउंटर हुआ, वो फिर भागते, फिर 5 उनमें से हमने मारे भी। और आखिर में तीसरे दिन जब ऐसी जगह पहुंच गए कि अभी कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया है, रेडियो कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो रहा है, तो हमें वहाँ पे 4-5 सिविलियन मिले जो लकड़ी लेके जा रहे थे। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लोकल लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो लकड़ी के चोर थे एक्चुअल में जंगल में, और लकड़ी चोरी करके डर रहे थे। वो हमसे डर रहे थे क्योंकि हम फौजी थे, यूनिफॉर्म में थे, राइफल थी। तो फिर हमने उनको थोड़ा इशारा किया कि गांव में कहीं खाने वाने का बंदोबस्त हो जाए। तो एनीवे वो हमको एक गांव में लेके गए। गांव में गए, इशारे से बताया, तो उन्होंने चावल और थोड़ी सी दाल हमको दे दिया। और उसके बाद में मैंने उनको बोला कि कितना पैसा, जब मैं उनको पैसे निकाल के दिए तो उन्होंने पैसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये चीज़ इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहुत कॉमन है कि सिविलियन फौजी से पैसे नहीं लेते हैं और बहुत अच्छे से उनको लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं।
लेकिन उन इलाकों में क्योंकि खुद इतनी गरीबी है तो ये बहुत कम होता है। तो मैं पैसे देने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो पैसे ले नहीं रहे, और थोड़ी देर के बाद में पता लगा कि वो हमारी इंडियन करेंसी को पहचानते नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बर्मा के अंदर थे। तो फिर एक जवान की घड़ी उतार के दी और वापस आके उस जवान को नई घड़ी खरीद के दी। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आम करके फ़ौज जब चलती है तो अपना राशन पानी सब साथ लेके चलती है और थोड़ा रिजर्व में भी लेके चलती है। ठीक है, रवि सुमन। नमस्कार सर। सर सबसे पहले आपके जज्बे को मेरा सलाम। मेरा नाम नीतिका है, मैं IIMC से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी काम को करने जाते हैं और पहले ही उसमें अगर हम फेल हो जाते हैं, आगे हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन हम अगर फेल हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं और वापस से उठना नहीं चाहते। पर्सनल एक्सपीरियंस की मतलब बहुत अंदर से बहुत गिल्ट फील होता है। वापस से उस चीज़ पर कैसे मुकर के खड़े हुए और कैसे हासिल करें, इस पर मुझे जानना है। ओके, मैं इसका आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये तो बात पक्की है कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हुआ हूँ। ठीक है, सो देखिए, जो मेडल मिलता है वो सब देखते हैं, जो ग्राउंड में पसीना बहता है वो कोई नहीं देखता। ठीक है, तो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं 3 साल में, अभी फिर आप सोचना कि अगर ये बच्चा कामयाब हो सकता है तो फिर हर कोई हो सकता है। मैं 3 साल का था जब मेरे मदर की डेथ हुई। मैं अपने नानी जी के पास में पंजाब आ गया। बहुत नॉर्मल से हालात में रह रहे थे, नॉर्मल से स्कूल में पढ़ रहे थे। 7वीं में जैसे मैंने बोला फेल हुआ, 10th के एग्ज़ाम में भी फेल हुआ, लेकिन फिर दोबारा से प्रैक्टिस करके पास हुए। NDA के लिए अपीयर किया बिना अपने माता पिता को बताए। NDA पास किया, इंटरव्यू पास किया, मेडिकल पास किया, मेरिट में आए। जब मेरिट में आ गए तब पिताजी को बताया, और तब पिताजी कहते नहीं जाएगा, बहुत खतरा है, ये है वो है। तो फिर मैं अपने नानी जी को लेके गया, क्योंकि मैं अपने नानी जी के पास पढ़ा था। नानी जी ने पिताजी को बोला नहीं, एक बार भेजो, कोई ये नहीं बोल दे कि नानी के पास बच्चा पढ़ा था और ज़िंदगी में कुछ नहीं बना। तो नानी जी ने, पिताजी कहते नहीं। तो आखिर में सेटलमेंट ये हुआ कि चलो एक बार भेज दो, फिर 2-3 महीने के बाद में पैसे दे के वापस मंगवा लेना। 10-15 हज़ार रुपये पेमेंट होती थी। उस कॉम्प्रोमाइज़ के अंडर मैंने NDA ज्वाइन किया और अगले 3 साल तक पिताजी से बात भी नहीं की, क्योंकि मेरे को वापस नहीं आना था। और उसके बाद में जैसे जैसे चलता रहा, फिर पहली बार जब पिताजी मेरे पास 10 साल की सर्विस हो चुकी थी, भूटान में आए, तो वहाँ पे जब उन्होंने आके देखा कि क्या हालात है, कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, कैसे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर 4 साल की ट्रेनिंग, 10 साल, वो 14 साल के बाद पिताजी ने बोला तूने सही निर्णय लिया। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट।